बिन माँ बाप की अंधी बेटी का दुबई का अरबपति ससुराल। अस्पताल के एक कमरे में अनिका अपनी आंखों पर पट्टी बांधे लेटी है। शिवानी और रमेश, जो अनिका के चाची और चाचा हैं, डॉक्टर से बातें करते हैं। देखिए रमेश जी और शिवानी जी, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अनिका की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। एक्सीडेंट का झटका इतना तेज था कि उसकी आंखों की नसें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब वो कभी देख नहीं पाएगी। क्यों डॉक्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ये लड़की कभी अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख पाएगी? कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो दवाई होगी। हमारे इंडिया में तो इसका फिलहाल कोई पुख्ता इलाज मुमकिन नहीं है। अगर आप इसे आउट ऑफ इंडिया ले जा सके तो वहाँ नई तकनीक से कुछ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यहाँ इंडिया में अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात सुनकर शिवानी और रमेश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डॉक्टर वहां से चला जाता है और कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो लोग अनिका को घर ले आते हैं। घर पहुंचते ही अनिका की दुनिया बदल चुकी है। वो दीवारों को छूते हुए अपने कदम बढ़ाते हैं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। चाची, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मैं कब देख पाऊंगी? क्या मेरी आंखों की पट्टी कल खुल जाएगी? मुझे पापा के पास जाना है, वो कहाँ है? चुप कर अंधी कहीं की। देख पाऊंगी की रट लगा रखी है। तू अंधी हो गई है पूरी जिंदगी भर के लिए, समझी? और वो तेरे माँ बाप उस एक्सीडेंट में खुद तो मर गए और तुझे हमारे सर पर ये मुसीबत छोड़ गए। अब हमें तुझे जिंदगी भर पालना पड़ेगा। फूटी किस्मत हमारी जो हमारे पल्ले पड़ गई। माँ, पापा नहीं रहे। चाची, आप ये क्या कह रही है? मैं अंधी कैसे हो गई? माँ, मेरे पैर आज ज्यादा ही चलने से दुख रहे हैं। ये यहाँ खड़ी खड़ी रो रही है, इससे कहो मेरे पैर दबाए। ये यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी क्या? अब से ये इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रहेगी। अंधी है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो सलामत है इसके। प्रियंका, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी चचेरी बहन हो, क्या तुम मुझे नौकरानी की तरह रखोगी? चाची जी, मैं आपकी सगी भतीजी हूँ। मेरा भाई ही खत्म हो गया तो तुझसे कौन सा रिश्ता? अब हमारे रहमो करम पर है तू। चल, ज्यादा जुबान मत चला और प्रियंका के पैर दबा, वरना आज खाना भी नसीब नहीं होगा। अनिका कांपते हाथों से सोफे के पास बैठती है जहां प्रियंका आराम से लेटी है। वो अपनी चचेरी बहन के पैर दबाने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। वो देख नहीं सकती, लेकिन सब उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। थोड़ा और जोर से दबा। हो गया बहुत। चल, अब वो कोने वाला जो कमरा है वहाँ जाकर सो जा। वहाँ तेरा सारा सामान रख दिया है। अनिका दीवार के सहारे टटोलते हुए आगे बढ़ती है। जैसे वो कमरे की ओर बढ़ती है, उसका सिर दरवाजे की चौखट से जोर से टकरा जाता है। वो करहा उठती है और अपना माथा पकड़ लेती है। मुझे बहुत जोर से लग गई। अब धीरे धीरे आदत डाल ले, क्योंकि ये तुझे रोज लगेगी। अंधी कहेगी, आंखें तो है नहीं जो रास्ता देखेगी। अनिका उस छोटे से घुटन भरे कमरे में पहुंचती है। वहां न खिड़की है न पंखा। गर्मी इतनी है कि दीवारें तप रही हैं। वो पसीने से तरबतर हो जाती है और उसे नींद नहीं आती। वो बेचैनी में बाहर आती है और अपनी चाची को आवाज देती है। चाची सुनिए ना। क्या हो गया? क्यों मर रही है तू? यहाँ सोने क्यों नहीं देती? चाची, उस कमरे में पंखा नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा दम घुट रहा है। क्या मुझे छोटा सा पंखा मिल सकता है? तू क्या सोच रही है? तू किसी राजमहल से आई है और तू यहाँ की महारानी है? इस घर में तेरी हैसियत एक काम वाली से ज्यादा नहीं है। उसी कमरे में सो, तुझे कोई पंखा वंखा नहीं मिलेगा। बिजली का बिल क्या तेरा बाप आकर भरेगा? मेरे माँ बाप को कुछ मत कहिए चाची। ठीक है, मैं उसी गर्मी में सो जाऊंगी। अनिका वापस अपने तपते हुए कमरे में चली जाती है। वो फर्श पर लेट जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। उसका बचपन मानो आज ही खत्म हो गया है और एक संघर्ष शुरू हो गया है। वो अपने आप से कहती है, मम्मी पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। ये दुनिया बहुत जालिम है। वक्त बीतता है और अनिका अब जवान हो गई है। वो हमेशा की तरह आंगन में धूप में बैठकर ढेर सारे बर्तन धो रही है। वो बार बार अपना पसीना पोंछती है। हे भगवान, इतनी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी से मुझे अभी चक्कर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने बर्तन नहीं धोए तो चाची बहुत डांटेगी। रात को भी गर्मी की वजह से नींद नहीं आई थी। मेरा सिर घूम रहा है। बर्तन धोते धोते अनिका की आंखें थकान और गर्मी से बंद होने लगती हैं। वो वहीं झुककर सो जाती है। तभी शिवानी वहां आती है और पानी का एक भरा हुआ जग अनिका के ऊपर उड़ेल देती है। अनिका हड़बड़ाकर जाग जाती है। क्यों, हो गई नींद पूरी? यहाँ काम करने आई है या सोने? चाची, मैं रात को सो नहीं पाई थी। गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे थे, इसलिए आंख लग गई। इसलिए तो तुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। अब तो नींद उड़ गई ना। अब चल जल्दी कर और बर्तन धो। सारा घर गंदा पड़ा है, उसे भी साफ करना है। ठीक है चाची, मैं अभी करती हूँ।
ऐसा कहकर अनिका काम में लग जाती है और शिवानी जैसे ही पलटने की कोशिश करती है उसका पैर गीले फर्श पर फिसलता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। तब अनिका कहती है, चाची क्या हुआ, क्या गिर गया? अरे कुछ नहीं हुआ, तू अपने काम पर ध्यान दे, समझी ना। शिवानी उठने की कोशिश करती है। तभी घर के बाहर से 2 लड़कियां गुजर रही होती हैं और ये सब देखकर हंसने लगती हैं। देखो तो सही, खुद ही पानी डाला और खुद ही फिसल गई। ये चाची भी कमाल है। तुम लोगों को क्या यहाँ खड़ा होकर तमाशा देखना है? चलो भागो यहाँ से, अपना काम करो। शिवानी उन्हें भगा देती है और अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद अनिका लड़खड़ाते हुए काम पूरा करके अंदर हॉल में आती है और कहती है, चाची मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अब और क्या काम है? ठीक है, चल रसोई में मेरी मदद कर। वैसे तो तू अंधी है, खाना तो बना नहीं सकती, कभी दाल जला देगी तो कभी चावल। तुझे सब्जी काटने के लिए बैठाती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी अनिका को लेकर रसोई में जाती है और उसे सब्जी काटने के लिए देती है और खुद खाना बनाने लगती है। अनिका रसोई में बैठकर सब्जी काटने लगती है। उसे कुछ दिख नहीं रहा था, वो बस अंदाजे से चाकू चला रही है। अचानक चाकू उसकी उंगली पर लग जाता है और खून की धार बहने लगती है। चाची मेरा हाथ कट गया। क्या हो गया? अरे राम, तूने तो पूरी सब्जी बर्बाद कर दी, इसमें खून लगा दिया है। तुझे एक काम ढंग से नहीं आता है। चाची बहुत खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है मेरे हाथों में। इस छोटे से कट से कुछ नहीं होता। चल जल्दी से सब्जी को साफ पानी से धो और वापस काट, ज्यादा नखरे मत दिखा। अनिका दर्द सहते हुए सब्जी धोती है। रात के खाने का वक्त होता है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। तब शिवानी अनिका से कहती है, चल खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? सबको सब्जी परोस, ध्यान से डालना, कहीं बाहर न गिरा दे। अनिका कांपते हाथों से सबको सब्जी परोसती है और सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही शिवानी वहां से जाने लगती है तभी उसका संतुलन बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है। तभी चाचा रमेश उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर प्रियंका कहती है, अरे मम्मी, आप तो गिर रही थी, पापा ने बचा लिया। काश मैं इसकी वीडियो बना पाती, कितनी फनी लग रही हो आप। अरे देख क्या रही है, मेरा हाथ पकड़। अब प्रियंका शिवानी का हाथ पकड़कर उठा देती है। तभी अनिका कहती है, क्या हुआ चाची, आप गिर गई क्या? चुप कर अंधी, चल काम कर चुपचाप। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में किसी पार्टी में जाने की तैयारी चल रही है। शिवानी अनिका के कमरे में आकर उसे एक साड़ी देते हुए कहती है, अनिका ये ले साड़ी और जल्दी से इसको प्रेस कर दे, मुझे पार्टी में जाना है। शिवानी अनिका को साड़ी देखकर चली जाती है। अनिका हाथों से छूकर प्रेस ढूंढती है और लगाती है। डरते डरते वो साड़ी प्रेस कर रही है। तभी अचानक कपड़े से जलने की गंध आती है। शिवानी वहां दौड़ कर आती है और जली हुई साड़ी देखकर अनिका को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, तूने मेरी महंगी साड़ी जला दी, अंधी कहीं की। तुझे कहा था ना ध्यान से करना। तेरे माँ बाप मर गए और मुसीबत हमारे सर छोड़ गए। सॉरी चाची, मुझे पता नहीं चला कि प्रेस ज्यादा गर्म हो गई थी। शिवानी अनिका को खूब भला बुरा कहती है। उसके बाद वो पार्टी में जाने के लिए निकलने लगती है। तब अनिका कहती है, चाची मैंने सुना है पार्टी में आइसक्रीम मिलती है, प्लीज मुझे भी ले चलो ना, मुझे बहुत गर्मी लगती है और देखो गर्मी से मेरे शरीर पर कितने दाने निकल आए हैं। आइसक्रीम खाऊंगी तो शायद ठंडक मिले। तेरी औकात क्या है उस शानदार पार्टी में जाने की? वहाँ तो क्या पहन कर जाएगी, ये फटे हुए कपड़े? हम तो चले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे, तू यहीं पर रह। ऐसा कहकर वो लोग पार्टी में चले जाते हैं और अनिका अकेले उस अंधेरे कमरे में गर्मी से तड़पती रहती है। अगले दिन उसकी सहेली रश्मि उससे मिलने आती है। अनिका चल बाजार चलते, थोड़ी सब्जी ले आएंगे। हाँ हाँ ले जा इसे, अंधी से कोई काम तो ढंग का होता नहीं है, तेरे साथ सब्जी ही ले आएगी। अनिका और रश्मि बाजार की ओर जाती हैं। रास्ते में रश्मि अनिका का चेहरा गौर से देखकर कहती है, अनिका ये क्या यार, तेरी आंखें इतनी लाल दिखाई दे रही है और चेहरे पर सूजन भी है, क्या हुआ तुझे? क्या बताऊं रश्मि, गर्मी की वजह से सो नहीं पाती। मेरे कमरे में पंखा नहीं है और दिन भर धूप और तपती रसोई में काम करना पड़ता है। तेरी चाची तुझ पर बहुत जुल्म करती है अनिका, मुझे बहुत दुख होता है ये सब देखकर। क्या करूं यार, उनके सिवा मेरा दुनिया में कोई सहारा भी तो नहीं है। मैं भगवान से हमेशा दुआ करती हूँ कि तेरे लिए कोई राजकुमार आए और तुझे यहाँ से ब्याह कर ले जाए। तू पागल है क्या? मुझ जैसी अंधी लड़की को कौन सा राजकुमार मिलेगा? तू दिन में सपने देखने लगी है मेरी दोस्ती में। भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है अनिका। अच्छा चल, बहुत देर हो गई है, सब्जियां भी लेना है। दोनों बाजार पहुंचती हैं। रश्मि अपने और अनिका दोनों के लिए सब्जी लेती है। उसके बाद रश्मि अनिका को घर के बाहर छोड़ देती है और चली जाती है। अनिका घर के अंदर आती है तो शिवानी चिल्लाते हुए कहती है, आ गई तू? इतना टाइम कैसे लग गया तुझे? क्या वहाँ बाजार में सो गई थी? नहीं चाची, बाजार में थोड़ी भीड़ थी इसलिए देर हो गई। चल ठीक है, जा और जल्दी किचन का काम खत्म कर। अनिका रसोई में जाती है। तभी अनिका रसोई की तरफ बढ़ती है। इधर शिवानी प्रियंका से कहती है,
कैसा लग रहा है बेटा आइसक्रीम? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है मम्मी, एकदम ठंडी ठंडी। चाची क्या मुझे भी थोड़ी आइसक्रीम मिल सकती है? बहुत गर्मी लग रही है। बिल्कुल नहीं, आइसक्रीम तेरे लिए नहीं है, जा अपना काम कर। अनिका दुखी होकर रसोई में चली जाती है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन रश्मि प्रियंका के घर आती है और बातें करते हुए शिवानी से कहती है, चाची शहर में एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है, वहाँ दुबई के एक बहुत बड़े अरबपति आए हुए हैं, उनका नाम अखिल है। दुबई का अरबपति? यहाँ क्या करने आया है वो इंडिया के ही हैं, सालों पहले दुबई शिफ्ट हो गए थे। उनके पिता भी नेत्रहीन थे और उन्हीं के इलाज के लिए वो दुबई गए थे और वहीं बस गए हैं। उन्हें इंडिया से बहुत प्यार है, इसलिए वो यहाँ अंधों के इलाज के लिए फ्री कैंप लगाते हैं। मैं अनिका को वहाँ ले जाना चाहती हूँ। क्या जरूरत है इसका इलाज कराने की? फालतू का खर्चा और सिरदर्दी। चाची प्लीज जाने दो, अगर मेरी आंखें ठीक हो गई तो मैं आपके और काम आ पाऊंगी। हाँ मम्मी ये सही कह रही है, जाने दो इसे। अगर इसका इलाज हो गया तो ये नौकरानी हमारे और ज्यादा काम आएगी, हमें ही फायदा है। ठीक है रश्मि बेटा ले जाओ इसे। अब रश्मि अनिका को लेकर कैंप में पहुंचती है। वहां बहुत भीड़ है। रश्मि अनिका को एक बेंच पर बिठाते हुए कहती है, अनिका तू यहाँ बेंच पर बैठ, मैं तेरे लिए बिस्लरी की बोतल लेकर आती हूँ। तुझे प्यास लगी होगी? हाँ यार बहुत प्यास लगी है, जा लेकिन जल्दी आना। रश्मि पानी लेने जाती है। काफी देर हो जाती है और वो वापस नहीं आती। अनिका घबरा कर खड़ी होती है और कहती है, रश्मि आ गई तो मैं देखती हूँ। अनिका लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है और अचानक एक लड़के से जोर से टकरा जाती है। वो लड़का अनिल है जो मोबाइल देखते हुए आ रहा था। टक्कर से उसका मोबाइल हाथ से गिर जाता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो ठीक है, लेकिन देखकर तो चला करो, मोबाइल गिर गया मेरा। तभी रश्मि वहां आ जाती है और कहती है, देखकर ही तो नहीं चल सकती थी वो, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि अनिका अंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं। अनिल अनिका को ध्यान से देखता है और कहता है, इतनी सुंदर आंखें, इसे देखकर लगता तो नहीं है कि ये अंधी है। सर वो चीजें जैसी दिखती है हमेशा वैसी नहीं होती। अनिल चुपचाप अनिका को देखता रहता है। अनिका और रश्मि वहां से चली जाती है। अनिल मन ही मन सोचता है, इतनी खूबसूरत लड़की और देख नहीं सकती, कुदरत का कैसा मजाक है ये। इधर कैंप में इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है। अनिका का नंबर आता है और डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। फिर डॉक्टर अनिका और रश्मि को बाहर बैठने के लिए कहता है और खुद अनिल से बात करता है। थोड़ी देर बाद अनिल बाहर आता है और वो अनिका की तरफ बढ़ता है। वो पीछे खड़ा अनिका और रश्मि की बातें सुनने लगता है। रश्मि तो बेकार में परेशान हो रही है। मेरी किस्मत अगर इतनी अच्छी होती तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर नहीं जाते। मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा। तू ऐसा क्यों सोच रही है यार? उम्मीद पर दुनिया कायम है। खैर तू मुझे यहाँ ले ही आई है, ये भी तेरा एहसान है। कम से कम यहाँ पंखे के नीचे बैठने को तो मिल रहा है। घर में तो मेरे कमरे में कोई कूलर या पंखा नहीं है। मैं तो सुकून के लिए तरस जाती हूँ। देखना मेरे हाथ पैर में कितने दाने निकल आए हैं। अनिल ये सब सुन लेता है। फिर आगे आकर कहता है, जी नमस्ते। अरे सर आप कब आए? बस अभी आया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अनिका का इलाज मुमकिन है, लेकिन इंडिया में नहीं, दुबई में। हमारे दुबई वाले कैंप में इनका फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है। आप इन्हें वहां ले आइए। नहीं सर, मेरे चाचा चाची मुझे कभी नहीं जाने देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, पर मैं दुबई नहीं जा पाऊंगी। रश्मि चल घर चलते हैं। रुकिए, अगर मैं आपके घर आकर आपके परिवार से बात करूं तो? लेकिन सर। अनिका तो चुप रहे। हाँ सर आप जरूर आएंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दूंगी। रश्मि फटाफट अनिल का मोबाइल नंबर लेकर उसे एड्रेस भेज देती है। अगले दिन अनिल अनिका के घर पहुंचता है और सारी बातें बताने के बाद शिवानी और रमेश से कहता है, मैं अनिका के इलाज की बात करने आया हूँ। मैं इसे दुबई ले जाना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो इसका इलाज करने वाले? और हम अपनी नौकरानी को इतनी दूर क्यों भेजेंगे? अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो हमारा काम कौन करेगा? अगर आपको सिर्फ काम वाली की चिंता है तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा कि आप 10 नौकरानियां रख सकेंगी। ऐसा कहकर अनिल एक चेक साइन करके शिवानी को देता है और भारी रकम देखकर शिवानी की आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है, ठीक है ले जाओ इसे। ये सारी बातें सुनकर अनिका कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। किस हैसियत से आप मुझे ले जा रहे हैं? मैं आपके साथ जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? बदनाम हो जाऊंगी मैं। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अनिका मेरी बात तो सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, जाइए यहाँ से। ऐसा कहकर अनिका रोते हुए अंदर चली जाती है। अनिल उदास हो जाता है और अपने होटल लौट आता है। तभी उसकी बहन जोया का फोन आता है और वो कहती है, क्या हुआ भैया? आप जब से इंडिया गए हो तो तब से अपनी बहन को तो भूल ही गए, एक कॉल भी नहीं किया मुझे। नहीं जोया, तू मेरी बहन है, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। दरअसल अब अनिल जोया को सारी बातें बता देता है। ये सब सुनकर जोया कहती है,
भैया आप कह रहे हैं कि वो लड़की आपको पसंद है और आपको तो कोई लड़की पसंद नहीं आती है। इसका मतलब है कि आपको उससे प्यार हो गया है। तो देर किस बात की, उससे शादी करके ले आइए ना। शादी? हाँ वो तो ठीक है, पर इसके लिए मुझे माँ से बात करनी होगी, बारात लानी होगी। भैया जब आपने देख लिया तो वो कितनी तकलीफ में है और आप कह रहे हैं कि आपको उससे प्यार हो गया है, तो आप उसे एक पल के लिए भी वहाँ क्यों छोड़ेंगे? आप उसे शादी करके ले आइए ना। माँ तो माँ है, वो मान जाएगी। अनिल को वो बात समझ में आ जाती है। वो अगले दिन फिर से अनिका के घर जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। शिवानी तो पैसों के लालच में तुरंत मान जाती है और अनिका भी हाँ कर देती है और फिर शिवानी उसी दिन उन दोनों की मंदिर में शादी करवा देती है। शादी संपन्न होती है, जिसके बाद अनिल शिवानी को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है, मैं बाहर कार में इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग अनिका से मिल लीजिए, फिर उसे लाकर कार में बिठा दीजिए, हमें निकलना भी है। ऐसा कहकर अनिल वहां से चला जाता है। तब रश्मि अनिका से कहती है, अनिका अब तो इस गर्मी भरी दुनिया को छोड़कर एक ठंडी दुनिया में जा रही है, जहाँ तेरे तन और मन दोनों को ठंडक मिलेगी। सब तेरी दुआओं का फल है रश्मि। विदाई के समय प्रियंका वहां आती है और कहती है, तुम क्या सोच रही हो अनिका की तुमने जंग जीत ली? मैंने सुना है कि अमीर लड़के दुबई में लड़कियों को ले जाकर बेच देते हैं और नौकरानी बनाकर रखते हैं। वहाँ कोई तेरा अपना तो होगा नहीं। अब तू सोच ले कि वहाँ तेरा क्या होने वाला है। जाने दे बेटा, इसका यही अंजाम होना चाहिए, इसी लायक है ये। कम से कम ये यहाँ से जाए और हमारे सर से बोझ टले। हाँ, और क्या जाने दो इसे, हमें हमारे पैसे मिल गए बस। अनिका बहुत डर जाती है और रश्मि का हाथ पकड़ लेती है। रश्मि क्या मुझे जाना चाहिए? अपनी किस्मत पर भरोसा कर अनिका। उसके बाद रश्मि अनिका को लाकर कार में बिठा देती है। अनिल अनिका को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है और वो लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। अनिका के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। ये देखकर अनिल अनिका का हाथ थामते हुए कहता है, अरे डरो मत, मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है अनिल, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ क्या हो रहा है? हम एरोप्लेन के अंदर हैं, तो मेरी आंखों से दुनिया देखो। देखो सब लोग बैठे हैं और अब एरोप्लेन उड़ने वाला है। हम अपनी नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। बादलों को चीरता हुआ विशाल विमान दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही रफ्तार और भव्यता है। अनिल बड़े प्यार से अनिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। अनिका के लिए ये सब किसी जादुई एहसास जैसा है, जहाँ चिलचिलाती गर्मी की जगह ठंडी हवाओं के झोंके उसे छू रहे हैं। आलीशान गाड़ियों का काफिला उन्हें लेने आया है। कुछ ही देर में वो एक महल जैसे बंगले के सामने खड़े होते हैं। जैसी गाड़ी रुकती है, अनिल की बहन जोया दौड़कर बाहर आती है और कहती है, आओ आओ भाभी, मैं कब से दरवाजे पर आंखें बिछाए आप दोनों का इंतजार कर रही थी। जी नमस्ते, क्या हम घर पहुंच गए? हाँ भाभी, ये आपका अपना घर है। रुकिए, पहले मैं आपकी आरती उतार लूं। ऐसा कहकर जोया घर के अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद आरती की थाली लेकर आती है और अनिका की आरती उतारकर उसे अंदर लेकर आती है। जैसे अनिका के कदम मखमल जैसे कालीनों पर पड़ते हैं, वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। तभी अनिल जोया से कहता है, जोया माँ कहाँ है? माँ अपने कमरे में है भैया, वो थोड़ी नाराज है कि आपने बिना बताए शादी कर ली। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। जोया तुम अनिका को उसके कमरे में ले जाओ और उसे आराम करवाओ। अनिल अपनी माँ कविता के कमरे में जाता है। कविता खिड़की के पास खड़ी बाहर की चकाचौंध देख रही है। माँ, मैं आपकी बहू को लेकर आया हूँ, क्या आप उसे आशीर्वाद नहीं देंगी? तू बिना मर्जी के, बिना खानदान की परवाह किए एक अंधी लड़की को ब्याह कर ले आया और अब उम्मीद करता है कि मैं थाली सजाकर खड़ी रहूं। ये क्या पागलपन है अनिल? माँ, हालात ही ऐसे थे। अगर मैं उसे वहां छोड़ आता तो वो मर जाती। उसके अपने उसे नौकरानी बनाकर रखते थे, उसे गर्मी में तड़पाते थे। बहुत अच्छी लड़की है माँ वो। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कैसी है। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। अनिल मायूस होकर बाहर जाता है। दूसरी तरफ जोया अनिका को एक बहुत बड़े और ठंडे कमरे में ले जाती है। अनिका वहां की ठंडक महसूस करके हैरान है। जोया, ये घर इतना ठंडा क्यों है? मुझे तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है। क्या बाहर मौसम बदल गया है? नहीं भाभी, बाहर तो बहुत गर्मी है, पर पूरे घर में सेंट्रलाइज एसी चालू है। यहाँ आपको कभी पसीना नहीं आएगा। सच में काश मैं तुम्हें देख सकती जोया, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। एक दिन आएगा भाभी जब आप मुझे भी देख सकोगी और इस खूबसूरत घर को भी। चलिए अब आप थोड़ा आराम कीजिए। ऐसा कहकर जोया वहां से चली जाती है। रात का वक्त है। अनिल कमरे में आता है और देखता है कि अनिका बिस्तर के कोने पर सिमटी बैठी हुई है। बताओ अनिका, कैसा लगा मेरा घर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं सचमुच यहाँ हूँ। यहाँ की शांति और ठंडक, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। पर अनिल, क्या आपकी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी? तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
अगली सुबह अनिका जल्दी उठ जाती है और वो आज बहुत घबराई हुई है क्योंकि उसे अपनी सास का सामना करना है। वो अलमारी से एक रेशमी साड़ी निकालती है और उसे पहनने की कोशिश करने लगती है और अपने आप से कहती है, हे, मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है और मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आ रहा। पता नहीं माँ जी मुझे क्या क्या बोलेगी, कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं जानबूझकर नाटक कर रही हूँ। तभी अनिल कमरे में दाखिल होता है और अनिका को साड़ी के साथ उलझते देखकर कहता है, अरे क्या हो रहा है, साड़ी से जंग लड़ रही हो? अनिल, मैं साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी पर हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं पहना देता हूँ ना, तुम्हारा पति किस काम आएगा, लाओ इधर लाओ। अनिल बड़ी नजाकत से अनिका को साड़ी पहनाता है। अनिका के मन में डर की लहरें उठ रही हैं। आज मेरा पहला दिन है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। कहीं प्रियंका की बात सच ना हो जाए, ये लोग अमीर हैं, कहीं मुझे बेच तो नहीं देंगे, या अगर माँ जी ने मुझे मारा पीटा तो मैं कहाँ जाऊंगी। यहाँ तो मुझे बचाने वाला कोई है ही नहीं। अनिका को साड़ी पहनाने के बाद अनिल उसे चिंता में डूबा हुआ देखकर कहता है, तुम इतना क्या सोच रही हो, अब तुम बिल्कुल परी लग रही हो, चलो नीचे में माँ इंतजार कर रही होगी। इसके बाद अनिल और अनिका नीचे हॉल में आते हैं। अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ देखिए आज आपकी बहू का पहला दिन है, क्या आप इसे आशीर्वाद नहीं देंगी? मैंने कल ही कह दिया है कि मैं इसे घर की बहू नहीं मानती। अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कविता के पैर छूने के लिए झुकती है और कहती है, माँ जी, मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी सास मेरी माँ जैसी होगी। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं शायद ये कदम ना उठाती। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रखो, ये भावनाओं में बहने वाली औरत नहीं हूँ मैं। ऐसा कहकर कविता गुस्से में वहां से चली जाती है। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं अनिल उसे छोड़ न दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को मनाने के लिए ये मुझे छोड़ देंगे। मुझे फिर से उसी गर्मी और जुल्मों वाले घर में वापस जाना पड़ेगा। अनिका ऐसा सोच रही थी कि तभी जोया अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अरे भाभी, आप उदास क्यों हो रही है? माँ बस थोड़ी सख्त है पर दिल की बुरी नहीं है, वो जल्दी ही मान जाएगी। हाँ जोया, तुम सही कहती हो। वैसे मुझे बता दो कि क्या काम करना है तो मैं काम कर लेती हूँ, शायद माँ जी मेरे काम से ही खुश हो जाए। भाभी, आपकी शादी अरबपति घर में हुई है, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस हुक्म कीजिए कि आपको क्या चाहिए। हमारे घर में 50 नौकर हैं जो आपकी एक आवाज पर हाजिर होंगे। क्या सच में 50 नौकर? हाँ भाभी, अच्छा चलिए मैं आपको अपना घर घुमाती हूँ। लेकिन जोया, मैं तो देख ही नहीं सकती। आप देख नहीं सकती पर मैं आपको अपनी आंखों से सब दिखाऊंगी। जोया अनिका का हाथ पकड़कर उसे घर की सैर कराती है और हर चीज का वर्णन विस्तार से करती है। देखिए भाभी, ये हमारा मेन हॉल है। यहाँ ऊपर छत पर बहुत बड़े बड़े झूमर लगे हैं जो रात में सितारों की तरह चमकते हैं। पूरे घर में लाल रंग के रेशमी पर्दे लगे हैं जो अमेरिका से मंगाए गए थे। लाल पर्दे? मेरी माँ को लाल रंग बहुत पसंद था। और ये देखिए भाभी, ये एक और बड़ा हॉल है जहाँ पिताजी अपने दोस्तों से बात करते थे। यहाँ 50 आलीशान कुर्सियाँ लगी है और सामने बगीचे में दुनिया भर के अलग अलग रंग के फूल खिले हैं। दरवाजों पर जो नक्काशी है वो पूरी आयात शैली की है। ऐसा कहकर जोया अपना पूरा घर अनिका को घुमाती है। फिर अनिका उससे कहती है, सचमुच जोया, मैंने तो तुम्हारी आवाज से ही सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख लिया। इतना बड़ा घर और इतनी सुख सुविधाएं मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच। कुछ देर के बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है। मेज पर ढेरों पकवान सजे हैं। उनकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब अनिका पहला निवाला उठाकर अपनी सास की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, माँ जी, क्या आज मैं अपने हाथों से आपको एक निवाला खिला सकती हूँ? कविता कुछ नहीं बोलती। अनिल अनिका का हाथ धीरे से पकड़ता है और उसे अपनी माँ के मुंह तक ले जाता है और कहता है, प्लीज माँ, मना मत कीजिए। कविता अनिका के हाथ से खाना खा लेती है। अनिका अपनी सास को खाना खिलाकर बहुत खुश होती है। तभी जोया कहती है, भाभी, अब आप मेरे हाथ से ही ये शाही टुकड़ा खाइए। और ये कबाब मेरे हाथ से। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत जाते हैं। एक सुबह अनिल अपनी माँ और बहन से कहता है, आज हम सब शॉपिंग के लिए चलेंगे। अनिका को दुबई के सबसे बड़े मॉल की सैर कराएंगे। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना है। ऐसा कहकर कविता अंदर कमरे में चली जाती है। उसके बाद अब वो लोग तैयार होकर दुबई मॉल पहुंचते हैं। अनिका वहां की भीड़ और शोर सुनकर थोड़ा घबरा जाती है, पर अनिल उसे मजबूती से थामे रखता है। और जोया कहती है, भाभी, ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, यहाँ हजारों दुकानें हैं। हम आपके लिए सबसे महंगे कपड़े और जेवर खरीदेंगे। पर जोया, मैं तो इन्हें देख भी नहीं सकती, फिर इतने महंगे कपड़ों का क्या फायदा? एक दिन आएगा अनिका जब तुम अपनी आंखों से ये सब देखोगी, मेरा वादा है तुमसे।
ऐसा कहकर अनिल जोया को अलग अलग तरह के कपड़े, परफ्यूम, जेवर सब कुछ दिलाता है। फिर वो लोग दुबई की ओर और भी कई सारी मशहूर जगहों पर घूमते हैं। जोया हर जगह को बड़े विस्तार से समझाती है। रात को घर लौटने पर सब थक जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन अनिल डॉक्टर से मिलने जाता है और लौटकर खुश होते हुए सभी को बताता है, अनिका गुड न्यूज़ है, हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट मिल गया है, अगले हफ्ते तुम्हारा ऑपरेशन होगा। यह सुनकर अनिका बहुत खुश हो जाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। ऑपरेशन के दिन सुबह अनिका बहुत नर्वस है। वो तैयार हो रही है पर उसके बाल सुलझ नहीं रहे। अनिल पास आकर कंघी हाथ में ले लेता है। लाओ मैं कर देता हूँ तुम्हारी कंघी। ऐसा कहकर अनिल कंघा लेकर अनिका के बाल सुलझाता है और चोटी करते हुए कहता है, आज के बाद तुम अपनी आंखों से खुद को आईनों में देखोगी। अनिल बड़े प्यार से अनिका की कंघी करता है और उसे तैयार करता है। फिर वो सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा परिवार खड़ा है। माँ जी, मुझे आपकी दुआओं पर भरोसा है। अगर आप मेरे लिए दुआ करेंगी तो मेरा ऑपरेशन जरूर सफल होगा। माँ देखिए, भाभी आपसे क्या कह रही हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। अनिका, जोया और अनिल को भावुक होता देखकर कविता भी भावुक हो जाती है और वो अनिका को माफ कर देती है। फिर वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा बेटा, हिम्मत मत हारना। अनिका खुश होकर कविता को गले लगा लेती है और नर्स के साथ अंदर चली जाती है। ऑपरेशन लगभग 4 घंटे चलता है। बाहर अनिल बेचैनी से टहल रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मुबारक हो, ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा, अब अनिका देख पाएगी। कविता और जोया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद नर्स सबको अंदर बुलाती है। अनिका की आंखों पर पट्टी बंधी है। अनिका, अब हम पट्टी खोलने जा रहे हैं। आप सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपनी माँ को देखना चाहूंगी। नर्स धीरे धीरे पट्टी खोलती है। अनिका अपनी आंखें मलती है और धीरे धीरे उन्हें खोलती है। सामने कविता खड़ी है। अनिका की नजरें पहली बार दुनिया को देख रही हैं। माँ, आप तो सचमुच ममता की मूरत है, कितनी सुंदर है आप। जीती रहो मेरे बच्चे। अब मेरे पति कहाँ हैं जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया? अनिल सामने आता है। अनिका उसे अपलक देखती रहती है। आप बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू अनिल। और मुझे भूल गई क्या भाभी? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी वो सहेली हो जिसने मुझे अपनी आंखों से दुनिया दिखाई। अनिका सभी को देखकर बहुत खुश होती है। साथ में वो अस्पताल में लगे हुए पंखे और एसी को देखकर ठंडक महसूस करते हुए अपने हाथों पैरों को देखती है और अपने आप से कहती है, मेरे हाथ पैर में तो अब पहले की तरह गर्मी के दाने भी नहीं रहे और यहाँ कितना ठंडा है। लगता है वो भयानक गर्मी मेरे लिए सपना बन गई। कुछ ही दिनों में अनिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वो घर आती है और चकित होकर हर चीज को देखती है। अरे वाह, ये घर कितना सुंदर है और कितना ज्यादा ठंडा भी। आज मैंने अपने दुबई में अरबपति ससुराल अपनी आंखों से देखा है। यहाँ की हवाओं ने मुझे नया जीवन दिया है। अनिका की बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन शाम को अनिका अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी है, जहां उसे बुर्ज खलीफा और शहर की जगमगाती रोशनियां साफ दिखाई दे रही हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अनिल अंदर आता है। तो कैसी लग रही है मेरी दुबई? अब तो तुम अपनी आंखों से देख रही हो। बताओ, क्या वो वैसा ही है जैसा जोया ने तुम्हें बताया था? अनिल, ये उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। मुझे यकीन नहीं होता कि आसमान इतना नीला है और ये रोशनी इतनी सुनहरी होती है। अगले कुछ दिन अनिका के लिए किसी परीक्षा जैसे थे। अब अरबपति ससुराल का विलासिता का पूरा आनंद ले रही है। कविता भी अब उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक सुबह जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं, अनिका का फोन बजता है। स्क्रीन पर चाची का नाम देखकर अनिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अनिका फोन उठाती है। तब शिवानी रोते हुए उससे कहती है, बेटा अनिका, तेरी बहन प्रियंका का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। उसकी आंखों में चोट लगी है और वो अंधी हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इंडिया में इसका इलाज बहुत मुश्किल है। उसे दुबई ले जाना होगा। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज हमारी मदद कर दो। अनिका चुपचाप फोन सुनती रहती है। अनिल समझ जाता है कि मामला गंभीर है। अनिल अनिका के हाथों से फोन ले लेता है और कहता है, चाची मैं। चाचा की सारी बातें सुनने के बाद, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही प्रियंका और चाचा जी के लिए एयर एम्बुलेंस और टिकट का इंतजाम करवाता हूँ। आप लोग दुबई आ जाइए और चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनिका हैरान होकर अनिल की ओर देखती है। कुछ ही दिनों में प्रियंका को दुबई के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। शिवानी और रमेश भी साथ आए हैं। जब वे अस्पताल के शानदार प्राइवेट वार्ड में पहुंचते हैं और वहां अनिका को रेशमी साड़ी और हीरों के गहनों में देखते हैं तो वे अपनी नजरें नहीं उठा पाते। अनिका अब एक अंधी बेबस लड़की नहीं बल्कि एक अरबपति ससुराल की गरिमापूर्ण बहू है। बेटा हमें माफ कर दे, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किए। हमने तुझे अंधी कहकर दुत्कारा, भूखा रखा और आज देख तू ही हमारी बेटी की जान बचा रही है। हम बहुत शर्मिंदा है। चाची जो बीत गया उसे भूल जाइए। प्रियंका की आंखों का ऑपरेशन होता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसकी आंखों की पट्टी खोलते हैं। सभी लोग उससे मिलते हैं और वो बेड पर लेटे हुए अपनी बहन से कहती है, अनिका मुझे भी माफ कर दो। मैं कितनी गलत थी, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। चुप हो जा पगली,
अब तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी और फिर हम दोनों साथ में दुबई घूमेंगे। कुछ हफ्तों के बाद प्रियंका पूरी तरह से ठीक हो जाती है। विदाई का वक्त आता है। तब रमेश और शिवानी अनिल और अनिका से कहते हैं, अनिल बेटा, तुमने हमारी डूबती नैया पार लगा दी। हम शुक्रगुजार रहेंगे। अरे चाचा जी, बस अनिका को हमेशा अपनी दुआओं में रखिएगा। वो लोग वापस इंडिया चले जाते हैं और अनिका अपने अरबपति ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।